नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। देखिए, फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा नाम सबसे पहले ल्यूकार्ट द्वारा दिया गया। साइंटिस्ट के नाम भी आपको ध्यान में रखने। सिलेंट्रेटा नाम ल्यूकार्ट नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। और ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर एक गुहा या कैविटी पाई जाती है, सिलेंट्रोन, और इस सिलेंट्रोन के नाम से ही इसका नाम सिलेंट्रेटा रहा। सिलेंट्रेटा के जीवों का सबसे विशिष्ट जो लक्षण है, स्पेशल जो फीचर है, वो है दंश कोशिकाएं, निमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट सेल। दंश कोशिकाएं, जिनको निमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट कहते हैं, इसके आधार पर सिलेंट्रेटा का नाम हेस्चेक ने निडेरिया दिया। कोई आपसे पूछे कि सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट सेल या निमेटोब्लास्ट सेल या दंश कोशिका पाई जाती है। इन दंश कोशिकाओं के पाए जाने के कारण ही हेस्चेक ने इनका नाम निडेरिया दिया। ल्यूकार्ट ने इनको सिलेंट्रेटा कहा और उसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि इनकी जो कैविटी होती है, इसको कहते हैं सिलेंट्रोन कैविटी। सिलेंट्रेटा के जीवों में अगर सिमेट्री की बात करें तो इनमें अरीय सममिति पाई जाती है। केंद्र से गुजरने वाले किसी भी अक्ष से ये दो बराबर भागों में बांटे जा सकते हैं, रेडियल सिमेट्री। इनका शारीरिक संगठन, याद कीजिए, प्रोटोजोआ के जीव एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और उन्हें प्रोटिस्टा में रखा जाता है। यूनिसेलुलर यूकेरियोट जीव किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा। फिर पोरीफेरा में बहुत सारी कोशिकाएं थी, मल्टी सेलुलर जीव थे, लेकिन वो उत्तक नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि पोरीफेरा में अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य करती है। इसलिए पोरीफेरा के जीवों में स्पष्ट श्रम विभाजन या लेबर डिवीजन भी पाया जाता था। पोरीफेरा के बाद अब है सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा में कोशिकाएं मिलकर क्या बना लेती है? टिश्यू या उत्तक। इसलिए इनका शारीरिक संगठन टिश्यू टाइप का है। जनन स्तर की बात करें तो इनमें भी पोरीफेरा की तरह डिप्लोब्लास्टिक या द्विजनन स्तरीय होते हैं। और बॉडी प्लेन ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन, अंधकोश प्रकार का बॉडी प्लेन पाया जाता है। यह भी याद रखना आपको। अंधकोश या ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन किसका स्पेशल फीचर है? सिलेंट्रेटा का। एक एक बात क्वेश्चन है। कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री। जनन स्तर डिप्लोब्लास्टिक, और इनमें उत्तक बनना शुरू हो गए। अब देखिए, ये सिलेंट्रेटा का कोई जीव है, स्थानबद्ध होते हैं ज़्यादातर, ये भी किसी एक जगह पर चिपके हुए होते हैं। इनकी बाह्य परत को कहते हैं एक्टोडर्म और आंतरिक परत को कहते हैं एंडोडर्म, और इसी एंडोडर्म का दूसरा नाम गैस्ट्रोडर्म भी है। इस बात को अच्छे से याद रखें, गैस्ट्रोडर्म। सिलेंट्रेटा के जीवों की बाह्य परत एक्टोडर्म और आंतरिक परत गैस्ट्रोडर्म है। एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म के बीच जो खाली जगह है उसको कहते हैं मीजोग्लिया, और अंदर जो कैविटी है यह है सिलेंट्रोन कैविटी, और इसी के नाम पर इनका नाम सिलेंट्रेटा रखा गया। और पहली बार सिलेंट्रेटा नाम किसने दिया? ल्यूकार्ट ने। यहां देखिए, सिलेंट्रोन कैविटी का ही दूसरा नाम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, जठर समवायी गुहा, और ये इधर माउथ है। सिलेंट्रेटा के जीवों के लिए एक बात यह भी है कि यही छिद्र माउथ का काम करता है और यही छिद्र एनस या गुदा का कार्य करता है। भोजन भी इसी से आता है और अपशिष्ट पदार्थ भी इसी से बाहर निकलते हैं। ये सिलेंट्रेटा के बारे में याद रखना, यही माउथ है और यही एनस का कार्य करता है।
कैविटी का नाम है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो सिलेंट्रोन कैविटी, इसी का नाम है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर शब्द क्यों दिया गया? देखो, गैस्ट्रो शब्द आता है डाइजेशन से, क्योंकि इस कैविटी में फूड का आंशिक पाचन होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। और वैस्कुलर शब्द वितरण या परिवहन या परिसंचरण के लिए, तो इस कैविटी द्वारा भोजन का वितरण भी होता है। सिलेंट्रोन कैविटी को जठर समवायी गुहा या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कैविटी में आंशिक पाचन होता है और भोजन का वितरण में भी यह सहायता करती है। अब ध्यान से सुनो, प्रोटोजोआ में भोजन का डाइजेशन फूड वैक्यूल में होता था। फूड वैक्यूल, खाद्यधानी, और इस प्रकार के पाचन को इंट्रासेलुलर या अंतःकोशिकीय पाचन कहते थे। पोरीफेरा के जीवों में भी एक स्पेशल कोशिका पाई जाती थी जिसके अंदर भोजन का पाचन होता था, और इस प्रकार के पाचन को भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। लेकिन सिलेंट्रेटा के जीवों में बाह्य कोशिकीय एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की शुरुआत हुई, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ होता है? सिलेंट्रोन कैविटी में। अगर पाचन किसी कोशिका के बाहर हो तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर या अंतःकोशिकीय कोशिका के अंदर पाचन हुआ करता था। पहली बार शुरुआत हुई है कि पाचन किसी कोशिका में नहीं, कोशिका के बाहर एक गुहा में या सिलेंट्रोन में हुआ है। तो इस बात से याद रखना, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में जो डाइजेशन होता है वो कौन सा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सिलेंट्रोन कैविटी का नाम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्यों रखा? क्योंकि इसमें आंशिक पाचन, इसलिए गैस्ट्रो शब्द डाइजेशन से संबंधित, और वैस्कुलर इसलिए भोजन का वितरण। यह गुहा भोजन का वितरण करती है, इसलिए वैस्कुलर शब्द, आंशिक पाचन करती है इसलिए गैस्ट्रो शब्द, इसलिए सिलेंट्रोन कैविटी का ही दूसरा नाम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। सिलेंट्रेटा में अगर डाइजेशन की बात करें तो इनमें अंतःकोशिकीय पाचन भी होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये जो एंडोडर्म है, गैस्ट्रोडर्म है, इस गैस्ट्रोडर्म में फूड वैक्यूल पाई जाती है, और इन फूड वैक्यूल में होने वाला पाचन इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। लेकिन जो पाचन बाह्य कोशिकीय है वो कहाँ हो रहा है? सिलेंट्रोन कैविटी में। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लें, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में केवल और केवल इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतःकोशिकीय पाचन होगा। लेकिन सिलेंट्रेटा के जीवों में अंतःकोशिकीय पाचन के साथ साथ बाह्य कोशिकीय पाचन की भी शुरुआत हो गई। तो दोनों ही प्रकार का पाचन होगा। अंतःकोशिकीय पाचन तो गैस्ट्रोडर्म की कोशिकाओं में जो फूड वैक्यूल या खाद्यधानी है उसमें, और बाह्य कोशिकीय पाचन सिलेंट्रोन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। सिलेंट्रेटा के जीवों में जो नेमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है या दंश कोशिका पाई जाती है, और इसी के कारण हैसेक ने इनका नाम निडेरिया रखा। इस दंश कोशिका का काम है पोषण में सहायता, गमन में सहायता, सुरक्षा में सहायता, और किसी शत्रु पर आक्रमण करने में सहायता। न्यूट्रिशन में सहायता करेगी, लोकोमोशन में सहायता करेगी, खुद की प्रोटेक्शन में सहायता करेगी, और किसी दूसरे पर आक्रमण या अटैक करना है तो उसमें भी हेल्प करेगी दंश कोशिका, जिसको नेमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, सिलेंट्रेटा का ही विशिष्ट लक्षण है दंश कोशिका का पाया जाना। इसे कहते हैं नेमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट या निमेटोसाइट या नीडोसाइट। इसके लिए एक और शब्द है स्टिंग सेल।
ये दंश कोशिका के ही नाम है। निमेटोब्लास्ट बोलो चाहे नीडोब्लास्ट या निमेटोसाइट या नीडोसाइट या स्टिंग सेल। ब्लास्ट और साइट में, साइट जो होती है वो परिपक्व कोशिका हो जाती है, उसके आगे साइट लगा दिया जाता है। ये जो दंश कोशिका है, निमेटोब्लास्ट है या नीडोब्लास्ट है या निमेटोसाइट है या नीडोसाइट है या स्टिंग सेल है, ये पोषण, गमन, सुरक्षा और आक्रमण करने में सहायक होती है। दंश कोशिका आकार में अंडाकार होती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी? सिलेंट्रेटा में स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटेकल्स पाए जाते हैं, उन टेंटेकल्स पर और शरीर पर उपस्थित होती है। और दंश कोशिकाओं में केंद्रक आधार की तरफ होता है। ये दंश कोशिका के बारे में जानकारी। अंडाकार होगी। सिलेंट्रेटा में कहाँ पाई जाएगी? सिलेंट्रेटा के जीवों में टेंटेकल्स होंगे, स्पर्शक होंगे उन पर और शरीर पर। और इस कोशिका में केंद्रक आधार की तरफ होगा। ये कोशिका पोषण, गमन, सुरक्षा और आक्रमण करने में सहायक होती है। यहाँ पर आपको जो फोटो दिख रहा है ये है दंश कोशिका या निमेटोब्लास्ट। ध्यान से देखिए, इसका आकार अंडाकार है, केंद्रक इसके आधार भाग की तरफ है। ये बीच में जो संरचना है इसको कह रहे हैं कैप्सूल या निमेटोसिस्ट। और इस निमेटोसिस्ट में विषैला पदार्थ भरा रहता है, हेपेनोटॉक्सिन। निमेटोसिस्ट या कैप्सूल में विषैला पदार्थ हेपेनोटॉक्सिन भरा होता है। यहां पर एक संरचना है नीडोसिल और इसके अंदर ये देखिए आप हेपेनोटॉक्सिन, और इस कैप्सूल या निमेटोसिस्ट को पकड़े रखने के लिए लेसो नामक संरचना पाई जाती है। यह लेसो यह निमेटोसिस्ट को निमेटोब्लास्ट से बाहर फेंके जाने से रोकती है। अगर ये निमेटोसिस्ट बाहर आ गया तो किसी दूसरे जंतु के शरीर पर हेपेनोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ छोड़ेगा और उसको पैरालिसिस कर देगा और वो जीव गति नहीं कर पाएगा और सिलेंट्रेटा के जीव फिर उसको ग्रहण कर लेंगे, पकड़ लेंगे, खा लेंगे। ये काम है दंश कोशिका का। हेपेनोटॉक्सिन सामने वाले जीव को पैरालिसिस कर देता है। नॉर्मल कंडीशन में लेसो इसको रोके रखता है। अब ये निमेटोसिस्ट मुक्त कब होगा, इस कैप्सूल से बाहर कब आएगा? इस कैप्सूल के अंदर ये जो संरचना है ये है निमेटोसिस्ट। ये मुक्त कब होगी? जब इस कैप्सूल के अंदर पानी का तीव्र अंतःग्रहण हो और परासरण दाब बढ़ जाए। इसके अंदर पानी अंदर जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाए तो ये निमेटोसिस्ट बाहर आ जाएगी। या नीडोसिल के यांत्रिक उत्तेजन से या इस नीडोसिल नामक संरचना पर कोई मैकेनिकल स्टिमुलेट या मैकेनिकल स्टिमुलेशन आए, यांत्रिक उद्दीपन आए, जैसे ही वो इसको टच करेगा यहाँ से निमेटोसिस्ट बाहर आ जाएगी और ये निमेटोसिस्ट विषैला पदार्थ हेपेनोटॉक्सिन सेक्रेट करेगी जो सामने वाले जीव को पैरालिसिस कर देगा। लेकिन एक बात और याद रखें, यह निमेटोसिस्ट एक ही बार काम आएगी। कहने का मतलब नीडोसिल यहां से एक बटन है, इस बटन को दबाते ही निमेटोसिस्ट बाहर आएगी और एक दंश कोशिका से ये जो निमेटोसिस्ट है ये एक ही बार काम आएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार निमेटोसिस्ट बाहर आ गई फिर वापस अंदर आ जाएगी, नहीं, निमेटोसिस्ट एक ही बार काम आएगी। अगर एक बार ये मुक्त हो गई
तो इसका जो भी यूज आए उसके बाद ये निमेटोसिस्ट दोबारा काम नहीं आएगी। ये निमेटोसिस्ट के बारे में सबसे शानदार जानकारी है, आपको याद रखना है। निमेटोसिस्ट बाहर कब आ सकती है? दो कारण हैं, या तो कैप्सूल में पानी ज्यादा हो जाए और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाए, कैप्सूल के अंदर पानी का तीव्र अंतःग्रहण द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, या न्यूडोसिल के यांत्रिक उत्तेजन से ये लेसो यहां से इसको छोड़ देगा और ये निमेटोसिस्ट बाहर आ जाएगी। और इस पदार्थ के बारे में भी याद रखना है, हेपेनोटॉक्सिन। और एक बार अगर कोई निमेटोसिस्ट मुक्त हो गई तो उसका दोबारा यूज नहीं हो सकता। एक निमेटोसिस्ट एक ही बार काम आएगी। दंश कोशिका के बारे में आपको चीजें अच्छे से समझनी है। पहले तो इसके नाम, क्या क्या काम कर सकती है, आकार, कहां कहां होती है, केंद्रक आधार की तरफ, इसकी संरचना, नीडोसिल, इस पर अगर यांत्रिक उद्दीपन आए तो निमेटोसिस्ट बाहर आ जाती है, हेपेनोटॉक्सिन, लेसो और मुक्त होने के दो कारण, और निमेटोसिस्ट एक ही बार काम आएगी, ये भी याद रखना है। निमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट या दंश कोशिका, इसमें जो निमेटोसिस्ट है वो एक ही बार काम आती है। एक बार मुक्त होने पर उसके बाद ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में आ जाती है और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में इसका पाचन हो जाता है। अब अगर निमेटोसिस्ट का पाचन हो गया तो फिर निमेटोब्लास्ट में दोबारा से निमेटोसिस्ट कहाँ से बनेगी? तो इसकी जगह अंतराली कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल से उत्पन्न निमेटोब्लास्ट से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। किसी निमेटोब्लास्ट कोशिका से निमेटोसिस्ट एक बार बाहर मुक्त हो गई तो फिर वो निमेटोब्लास्ट गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में आ जाती है और उसका पाचन हो जाता है। उस निमेटोब्लास्ट की जगह नई निमेटोब्लास्ट बनाकर भेज दी जाती है और ये नई निमेटोब्लास्ट कौन बनाता है? अंतराली कोशिका। ये सिलेंट्रेटा का जीव है, इसमें ये टेंटेकल्स या स्पर्शक पाए जाते हैं, इन पर भी दंश कोशिकाएं होती है, शरीर पर भी होती है, जिसको मैंने ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना दिया। आप जानते हैं सिलेंट्रेटा में बाहरी परत एक्टोडर्म और आंतरिक परत एंडोडर्म, और एंडोडर्म का नाम गैस्ट्रोडर्म है। अब अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ने लगे तो याद कीजिए, सिलेंट्रेटा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतरा कोशिकीय पाचन होता है, और वो अंतरा कोशिकीय पाचन एंडोडर्म में जो फूड वैक्यूल है उसके द्वारा होता है। अब जब एंडोडर्म में पाचन से संबंधित बात हो रही है तो उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा? गैस्ट्रोडर्म। इसलिए एंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्म कहा ही इसलिए जाता है कि इसके अंदर फूड वैक्यूल होती है जो भोजन का इंट्रासेलुलर डाइजेशन करती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए आपके पास गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, जठर संवाही गुहा है, और एक सेल स्पेशल है इंटरस्टिशियल सेल या अंतराली कोशिका, जो नई निमेटोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है। अंतराली कोशिका के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है कि ये कहाँ पाई जाती है। ये एंडोडर्म में भी पाई जाती है और ये एक्टोडर्म में भी पाई जाती है। अंतराली कोशिका दोनों ही परतों में पाई जाएगी, एक्टोडर्म में भी और एंडोडर्म में भी। अंतराली कोशिका सिलेंट्रेटा जगत का विशिष्ट लक्षण है। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों में उपस्थित होती है, और एंडोडर्म को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोडर्म, क्योंकि एंडोडर्म में फूड वैक्यूल या खाद्य धानी होती है जो भोजन का इंट्रासेलुलर डाइजेशन अंत कोशिकीय पाचन करती है, इसलिए एंडोडर्म का नाम गैस्ट्रोडर्म रखा गया। यह अंतराली कोशिका इंटरस्टिशियल सेल टोटीपोटेंट सेल होती है। आपको कंपैरेटिव स्टडी भी ध्यान में रखनी है।
फाइलम पोरीफेरा में टोटीपोटेंट सेल होती थी आर्कियोसाइट सेल। उस ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट से जेम्यूल बनता था जो प्रतिकूल परिस्थितियों में पोरीफेरा के जीवों में अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होता था। आज सिलेंट्रेटा में एक और टोटीपोटेंट सेल है, वहां पर पोरीफेरा में आर्कियोसाइट थी, सिलेंट्रेटा में अंतराली कोशिका है। और टोटीपोटेंट सेल का मतलब पूर्ण शक्तता, किसी एक कोशिका से या किसी एक कोशिका में संपूर्ण जीव के निर्माण की क्षमता हो तो उसे क्या कहा जाएगा? टोटीपोटेंट। और इंटरस्टिशियल सेल क्या है? टोटीपोटेंट सेल। कहाँ पाई जाती है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म में। नई निमेटोब्लास्ट सेल का निर्माण भी कौन करती है? अंतराली कोशिका। अगर आप तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करें तो जंतु जगत में पहली बार तंत्रिका तंत्र का विकास सिलेंट्रेटा में हुआ। इससे पहले प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में पढ़ा जाता है, एक कोशिकीय यूकेरियोट में। तो जंतु जगत में शुरुआत पोरीफेरा से हुई और पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई कोशिका नहीं है। पहली बार तंत्रिका तंत्र का विकास सिलेंट्रेटा में हुआ और इसमें जो तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन पाई जाती है वो कौन सी होती है? नॉन पोलर न्यूरॉन, अध्रुवीय न्यूरॉन। ये बहुत बार पूछा जाता है। सिलेंट्रेटा में तंत्रिका कोशिकाएं कैसी होती है? नॉन पोलर न्यूरॉन। और सिलेंट्रेटा में अगर बात करें जनन की, रिप्रोडक्शन की, तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों ही होता है। लेकिन आपको सिलेंट्रेटा में पहली बार नर्वस सिस्टम बना, यह ध्यान रखना है। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं अध्रुवीय होती है। टोटीपोटेंट सेल का नाम अंतराली कोशिका। यही अंतराली कोशिका निमेटोब्लास्ट को बनाती है, नई वाली को। पुरानी निमेटोब्लास्ट एक बार मुक्त होकर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में आ जाती है, वहां पर इसका पाचन हो जाता है। आंतरिक परत को गैस्ट्रोडर्म कहते ही इसलिए है क्योंकि उसमें फूड वैक्यूल पाई जाती है जो भोजन का अंतःकोशिकीय पाचन या इंट्रासेलुलर डाइजेशन करती है। और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में बाह्य कोशिकीय पाचन या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि सिलेंट्रेटा के जीवों में अंतःकोशिकीय पाचन भी होता है और बाह्य कोशिकीय पाचन या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेटा के सदस्यों में जनन किस प्रकार से होता है? आप जानते हैं जनन की दो विधियां हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। सिलेंट्रेट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की जो विधि है वो है मुकुलन, बडिंग। याद रखना आपको। बडिंग में क्या होता है? जीव का किसी पर्टिकुलर जो भाग होता है उस पर एक ग्रोथ हो जाती है, अतिवृद्धि हो जाती है और उससे फिर नए जीव का निर्माण होता है। हाइड्रा में जनन बडिंग द्वारा ही होता है। हाइड्रा बेस्ट एग्जाम्पल है मुकुलन या बडिंग को समझने का। तीन बातें याद रखनी हैं। एक लिंगी जीव भी हो सकते हैं और द्विलिंगी जीव भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सिलेंट्रेटा के सदस्यों में जीव एक लिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या बाह्य भी हो सकता है, इंटरनल या आंतरिक भी हो सकता है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है जिसमें लार्वावस्था अनुपस्थित हो और इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट का मतलब है जिसमें लार्वावस्था उपस्थित हो। अगर आप लार्वा के बारे में बात करेंगे तो एक जीव है ओबेलिया और एक दूसरा जीव है ओरेलिया। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, इसी को क्लियरिटी देने का प्रयास किया है। ओबेलिया को कहते हैं समुद्री फर और ओरेलिया को कहते हैं जेलीफिश।
जेलीफिश के नाम से किस जीव को जाना जाता है? ओरेलिया को। या जेलीफिश किस फाइलम का सदस्य है? सिलेंट्रेटा का। समुद्री फर ओबेलिया को कहा जाता है। इस ओबेलिया का लार्वा है प्लेनुला लार्वा, जो स्वतंत्र जीवी है, एक जगह स्थानबद्ध नहीं रहता। और इस ओरेलिया का लार्वा है इफाइरा। इफाइरा किसका लार्वा है? ओरेलिया का। प्लेनुला किसका लार्वा है? ओबेलिया का। और ये स्वतंत्र जीवी है, ये भी याद रखना है। समुद्री फर के नाम से ओबेलिया को और जेलीफिश के नाम से ओरेलिया को। ओरेलिया का लार्वा इफाइरा, ओबेलिया का लार्वा प्लेनुला। आगे हम जब बात करेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सिलेंट्रेट्स का, तब इसकी क्लास के बारे में भी बात करेंगे कि इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। लेकिन अभी आप याद रखें, ये जो ओबेलिया है समुद्री फर, ये हाइड्रोजोआ क्लास में आता है। कौन सी क्लास में? हाइड्रोजोआ। और जो ओरेलिया है, जो जेलीफिश है, वो स्काइपोजोआ क्लास में आता है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लें। क्लास स्काइपोजोआ का सदस्य है ओरेलिया, जिसको जेलीफिश कहते हैं। इसका लार्वा है इफाइरा। क्लास हाइड्रोजोआ का सदस्य है ओबेलिया, इसे समुद्री फर भी कहते हैं। इसका लार्वा है प्लेनुला, जो स्वतंत्र जीवी है। और दोनों किस में आते हैं? सिलेंट्रेट्स में। सिलेंट्रेटा का अगर आप वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण का जो आधार है वो पॉलिप और मेडुसा के आधार पर सिलेंट्रेटा के जीवों को 3 वर्गों में, 3 क्लास में बांटा गया है। वर्गीकरण पढ़ने से पहले ये पॉलिप और मेडुसा के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। सिलेंट्रेटा के जीवों में 2 अवस्थाएं होती है, पॉलिप और मेडुसा। पहली बात तो याद रखना है, पॉलिप अलैंगिक अवस्था है और मेडुसा लैंगिक अवस्था है। पॉलिप का आकार बेलनाकार होता है और मेडुसा का आकार छातेनुमा होता है। सिलेंट्रेटा में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है मेटाजेनेसिस, जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। सिलेंट्रेटा में क्या होता है, ये पॉलिप अवस्था अलैंगिक जनन करती है और मेडुसा का निर्माण करती है, और ये मेडुसा लैंगिक जनन करती है और पॉलिप का निर्माण करती है। ऐसे इनमें एकांतरण या अल्टरनेशन पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सिलेंट्रेटा के जीवों में पाया जाने वाला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण को क्या कहा जाता है? मेटाजेनेसिस। लेकिन वास्तव में ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण नहीं है। पीढ़ी एकांतरण में तो कोई अगुणित हैप्लॉइड स्टेज डिप्लॉइड में और डिप्लॉइड वापस हैप्लॉइड में, इस प्रकार से अल्टरनेशन चलता है, उसको पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। मेटाजेनेसिस पीढ़ी एकांतरण से भिन्न है, क्योंकि इसमें अलैंगिक अवस्था और लैंगिक अवस्था, अलैंगिक अवस्था पॉलिप और लैंगिक अवस्था मेडुसा का अल्टरनेशन चलता है, इसलिए इसको पीढ़ी एकांतरण से भिन्न कहा जाता है और इसका नाम है मेटाजेनेसिस। लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिलेंट्रेट्स में पाया जाने वाला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण का क्या नाम है? मेटाजेनेसिस। इसमें क्या होता है, पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडुसा बनाता है और मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप बनाता है। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखें। पीढ़ी एकांतरण में हैप्लॉइड डिप्लॉइड में और डिप्लॉइड हैप्लॉइड में ऐसे अल्टरनेशन चलता है। यहां पर अलैंगिक लैंगिक में और लैंगिक अवस्था अलैंगिक बना रही है, इसलिए उससे अलग है। लेकिन शब्द आपको याद रखना है मेटाजेनेसिस। किसमें पाया जाएगा? सिलेंट्रेटा में। पॉलिप कौन सा जनन करेगा? अलैंगिक जनन। क्या बनाएगा? मेडुसा। और मेडुसा कौन सा जनन करेगा? लैंगिक जनन। और क्या बनाएगा? पॉलिप। पॉलिप का आकार बेलनाकार और मेडुसा का आकार छातीनुमा। इस पॉलिप
और मेडुसा के आधार पर ही सिलेंट्रेटा के जीवों को क्लासिफाई किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का वर्गीकरण। मैंने आपको बताया है कि सिलेंट्रेटा में जो वर्गीकरण है उसका आधार है पॉलिप और मेडुसा, और इस पॉलिप और मेडुसा के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसी आधार पर सिलेंट्रेटा को 3 वर्गों में 3 क्लास में बांटा गया है, हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ और एंथोजोआ। 3 क्लास है सिलेंट्रेटा की, हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ और एंथोजोआ। एक चीज और ध्यान में रखें, जब आपने किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन का चार्ट देखा तब एक शब्द था मेटाजोआ और एक शब्द था यूमेटाजोआ। मेटाजोआ का मतलब है जिसमें कोशिकाएं या बहुत सारी कोशिकाएं, ऊतक और अंग पाए जाएं, लेकिन वास्तविक मेटाजोअन किसको कहा जाएगा? जिसमें टिश्यू हो, कोशिकाएं मिलकर आपस में ऊतक बनाएं। पोरीफेरा भी मेटाजोआ में ही आता है क्योंकि उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, मल्टी सेलुलर है, लेकिन उसे यू मेटाजोआ नहीं कहते। वास्तविक मेटाजोआ की शुरुआत सिलेंट्रेटा से होती है क्योंकि इसमें ऊतकों का निर्माण हो जाता है। तो याद रखें, सिलेंट्रेटा को यू मेटाजोआ या वास्तविक मेटाजोहन कहा जाता है। इसके बाद जितने भी फाइलम पढ़ेंगे वो सब वास्तविक मेटाजोअन या यू मेटाजोआ में आते हैं। सिलेंट्रेटा को पॉलिप और मेडुसा के आधार पर कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 क्लास में, हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ और एंथोजोआ। पहले तो इनका आवास ये कौन से जल में रहते हैं? हाइड्रोजोआ समुद्री और स्वच्छ जल दोनों में, स्काइपोजोआ समुद्री जल में और एंथोजोआ भी समुद्री जल में। अगर आप पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन ढंग से पढ़े हैं तो वहां पहले वाले 2 समुद्री में थे, आखिरी वाला जो वर्ग है वो स्पोंजिला की वजह से समुद्री और स्वच्छ दोनों में था। यहां पर इसका जस्ट अपोजिट है, सिलेंट्रेटा में लास्ट वाले 2 समुद्री है और पहले वाला समुद्री और स्वच्छ जलीय दोनों हैं। वहां पर स्वच्छ जलीय किसकी वजह से था? स्पोंजिला, जिसको स्वच्छ जलीय स्पंज कहते हैं। यहां सिलेंट्रेटा में ये स्वच्छ जलीय जो है वो हाइड्रा है, जिसके बारे में आपने सुना है। तो आवास का ध्यान रखें, हाइड्रोजोआ समुद्री और स्वच्छ जल दोनों में, और स्वच्छ में जनरली कौन पाया जाएगा? हाइड्रा। स्काइपोजोआ समुद्री और एंथोजोआ भी समुद्री। दूसरा पॉइंट, या तो पॉलिप या पॉलिप और मेडुसा दोनों होती है। हाइड्रोजोआ क्लास के जीवों में या तो अकेले पॉलिप होगी या पॉलिप और मेडुसा दोनों होगी। स्काइपोजोआ में मेडुसा ही प्रभावी होती है, पॉलिप या तो अपहासित या अल्प विकसित या अनुपस्थिति होती है। तो प्रभावी कौन है? मेडुसा। और एंथोजोआ में प्रभावी कौन है? पॉलिप। तो क्या बात समझ में आई? स्काइपोजोआ में मेडुसा प्रभावी, पॉलिप अल्प विकसित या अनुपस्थित। एंथोजोआ में पॉलिप प्रभावी, मेडुसा या तो अल्प विकसित या अनुपस्थित। तो एंथोजोआ में तो पॉलिप अवस्था प्रभावी, स्काइपोजोआ में मेडुसा प्रभावी। हाइड्रोजोआ में दोनों ही प्रभावी हो सकती है, अगर अकेली होगी तो कौन प्रभावी होगी? पॉलिप। मेडुसा के बारे में देख लीजिए। हाइड्रोजोआ में अगर दोनों अवस्थाएं पाई जाती है तो मेडुसा में एक संरचना पाई जाती है वेलम, और वो वेलम प्रेजेंट होता है। स्काइपोजोआ में भी मेडुसा है, लेकिन उस मेडुसा में वेलम नहीं होता, इसलिए बिना वेलम के छत्री रूपी मेडुसा होता है। और एंथोजोआ में तो पॉलिप प्रभावी होती है, तो मेडुसा होता ही नहीं है, तो वेलम की बात ही नहीं है। अब ये वेलम क्या होता है? जो मेडुसा होता है वो छत्रीनुमा होता है। इसका जो वृत्ताकार भाग है उसकी आंतरिक परत पर छोटे छोटे छत्रीनुमा उभार पाए जाते हैं,
और ये संरचना मिलकर वेलम बनाती है, और जिस मेडूसा में ये वेलम प्रेजेंट है उसको कहते हैं क्रेस्पोडेट मेडूसा। और ये क्रेस्पोडेट मेडूसा किसमें पाया जाता है? हाइड्रोजोआ में। स्काइपोजोआ में जो मेडूसा है उसे एक्रेस्पोडेट कहा जाएगा। क्रेस्पोडेट, एक्रेस्पोडेट, क्योंकि इसमें वेलम अनुपस्थित है और उसमें तो मेडूसा ही अनुपस्थित है, तो वेलम की बात ही नहीं है। उदाहरण देखिए अब, क्लास हाइड्रोजोआ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हाइड्रा, और हाइड्रा स्वच्छ जलीय होता है और इसमें केवल पॉलिप अवस्था ही प्रभावी होती है। हाइड्रा में मेडूसा नहीं होती, और हाइड्रा की वजह से ही हाइड्रोजोआ रहा है, और ये स्वच्छ जलीय है। दूसरा है ओबेलिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये समुद्री फर है, हाइड्रोजोआ का सदस्य है। इसका लार्वा प्लेनुला है जो स्वतंत्र जीवी होता है। इस ओबेलिया में पॉलिप और मेडूसा दोनों पाए जाते हैं, और दोनों का आपस में रूपांतरण मेटाजेनेसिस कहा जाता है। सबसे बेहतरीन मेटाजेनेसिस का उदाहरण है ओबेलिया। एक और जीव है फाइसेलिया, इसे पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से जाना जाता है। फाइसेलिया बहुत बार पूछा जाता है, पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से किस जीव को जाना जाता है? फाइसेलिया। और ये किस क्लास में आता है? हाइड्रोजोआ। और किस फाइलम में आता है? सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा से ही शुरुआत हो जाती है यूमेटाजोआ की। वेलेला, छोटी नाव। मिलीपोरा, जिसको दंश कोरल कहते हैं, ये सारे जीव हाइड्रोजोआ में आते हैं। दंश कोरल, मिलीपोरा, छोटी नाव वेलेला, पुर्तगाली युद्धपोत फाइसेलिया। मेटाजेनेसिस का बेस्ट एग्जाम्पल ओबेलिया, समुद्री फर जिसका लार्वा प्लेनुला, पॉलिप और मेडूसा आपस में बदलते रहते हैं, इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। हाइड्रा स्वच्छ जल में, और इसमें केवल पॉलिप होगा। देखो स्काइपोजोआ, इसका एग्जाम्पल है ओरिलिया। याद कीजिए, ओरिलिया को कहते हैं जेलीफिश, इसी को कहते हैं मून जेली। और इस ओरिलिया का लार्वा है फाइरा, और ओरिलिया कौन सी क्लास में है? स्काइपोजोआ में। 4 ओवेरी और 4 टेस्टिस होते हैं। और एक और एग्जाम्पल है राइजोस्टोमा, जिसमें बहुत सारे मुख पाए जाते हैं, इसलिए इसको पॉलीस्टोमम भी कहते हैं। ओरिलिया जेलीफिश है, ओबेलिया समुद्री फर है, इसमें पॉलिप और मेडूसा दोनों होते हैं। इसमें केवल मेडूसा होगा, इसमें जो मेडूसा होगा वो क्रेस्पोडेट होगा, उसमें वेलम पाया जाएगा। इसमें जो मेडूसा होगा वो एक्रेस्पोडेट होगा, उसमें वेलम नहीं पाया जाएगा। और इसे किस नाम से जाना जाता है? जेलीफिश के नाम से, एंथोजोआ। इसमें मेडूसा होता ही नहीं है। एग्जाम्पल, सी एनीमोन, एडेम्सिया और मेट्रीडियम, ये तीनों, इन तीनों का मतलब सी एनीमोन ही है। सी एनीमोन भी बोलो, एडेम्सिया बोलो या मेट्रीडियम बोलो, इन तीनों का मतलब सी एनीमोन है। और यहां से आपको एक बात याद रखनी है कि सिलेंट्रेटा के जीवों में जो सिमेट्री होती है, सममिति होती है, वो रेडियल सिमेट्री होती है। लेकिन सी एनीमोन, जिसमें सी एनीमोन, एडेम्सिया और मेट्रीडियम तीनों आ जाते हैं, इनमें बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, द्विअरीय सममिति। सिलेंट्रेटा की किस क्लास में बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है? एंथोजोआ में। किस जीव में? सी एनीमोन में। इसमें कौन कौन आता है? सी एनीमोन, एडेम्सिया और मेट्रीडियम। बाकी जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं उन सब में रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन इनमें बायरेडियल सिमेट्री होती है। एंथोजोआ के ही कुछ जीव हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोर्गोनिया, जिसे समुद्री पंखा या सी फैन कहा जाता है,
पेनिट्यूला जिसे समुद्री कलम या सी पेन कहा जाता है, टेरोइड जिसे सी फीदर कहा जाता है, और एल्सायोनियम जिसे डेड मैन्स फिंगर कहा जाता है। याद कीजिए, पोरीफेरा में जब हमने चेलाइना पढ़ा था उसको भी डेड मैन्स फिंगर कहा जाता है। आज सिलेंट्रेटा में एल्सायोनियम पढ़ रहे हैं, इसको भी डेड मैन्स फिंगर कहा जाता है। पोरीफेरा का सदस्य चेलाइना वो भी डेड मैन फिंगर्स है, और सिलेंट्रेटा का एंथोजोआ क्लास का सदस्य एल्सायोनियम ये भी डेड मैन्स की फिंगर की तरह होता है, इसलिए इसको भी डेड मैन्स फिंगर कहा जाता है। सी फीदर, टेरोइड, पेनिट्यूला, सी पेन, गोर्गोनिया समुद्री पंखा, और इन तीनों का मतलब सी एनीमोन, एडम्सिया और मैट्रिडियम तीनों में बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सिलेंट्रेटा को 3 क्लास में बांटा गया, हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ, एंथोजोआ। इस एंथोजोआ में जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, जठर सवाई गुहा होती है, उसमें मीजेंट्रीज पाई जाती है, छोटी छोटी लाइनिंग पाई जाती है। ऐसा लगता है कि गुहा में सेगमेंट बनने की शुरुआत जैसा लगता है। जीवों में सेगमेंटेशन की शुरुआत जैसे लक्षण सिलेंट्रेटा के एंथोजोआ की क्लास की गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में दिखाई देते हैं, क्योंकि कैविटी के अंदर लाइनिंग दिखाई देती है जिनको क्या कहा जाता है, मीजेंट्रीज। तो तीनों क्लास हाइड्रा, ओबेलिया, ओरेलिया, गोर्गोनिया, सीफेन, पेनिट्यूला, सी पेन, डेड मैन्स फिंगर, एल्सायोनियम, और द्विअरीय समिति बाई रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेटा के कौन से जीवों में, सी एनीमोन में, जिसमें 3 आते हैं, सी एनीमोन, एडम्सिया और मैट्रिडियम। सिलेंट्रेटा के कुछ सदस्यों के बारे में हम बात करते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है हाइड्रा। हाइड्रा स्वच्छ जलीय होता है। इसको फर्स्ट सिलेंट्रेट्स या प्रथम सिलेंट्रेटा माना जाता है या कहते हैं। सबसे सरल सिलेंट्रेटा प्राणी भी हाइड्रा को कहा जाता है। स्वच्छ जलीय है, प्रथम सिलेंट्रेटा है, सरल सिलेंट्रेटा भी इसी को कहते हैं। इसके मुख के चारों ओर 6 से 10 स्पर्शक या टेंटेकल्स पाए जाते हैं। हाइड्रा का जो भोजन होता है ये किसको खाएगा, डेफनिया और साइक्लोप्स। और इस साइक्लोप्स के बारे में एक बात याद रखनी है, इसे हस्बैंड ऑफ 100 वाइफ्स भी कहते हैं। साइक्लोप्स भी मांसाहारी जीव है, और इस साइक्लोप्स को कौन खाता है, हाइड्रा। हाइड्रा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कर सकता है। अगर हाइड्रा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन खाए तो उनको आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन हाइड्रा मंड या स्टार्च का पाचन नहीं कर सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हाइड्रा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कर सकता है, लेकिन मंड या स्टार्च का पाचन नहीं कर सकता। हाइड्रा में जो स्टोरेज फूड है, जो संचित भोजन है, वो हाइड्रा की एंडोडर्म में या उसमें पाई जाने वाली सेल्स, और आपको जानकारी है कि एंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं। तो हाइड्रा में संचित भोजन गैस्ट्रोडर्म सेल्स में होता है, और किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। हाइड्रा में भोजन का संग्रहण किस रूप में, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। कहाँ होता है, गैस्ट्रोडर्म की सेल में। हाइड्रा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कर सकता है, लेकिन मंड का या स्टार्च का पाचन नहीं कर सकता। हाइड्रा का भोजन डेफनिया और साइक्लोप्स है। साइक्लोप्स खुद मांसाहारी जीव है, लेकिन इसको हाइड्रा खा जाता है। इस साइक्लोप्स को हस्बैंड ऑफ 100 वाइफ्स कहते हैं। हाइड्रा केवल उसी पदार्थ से पोषण प्राप्त करता है जिसमें एक स्पेशल प्रोटीन ग्लूटेथियान होती है। ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हाइड्रा केवल उसी पदार्थ से पोषण प्राप्त करेगा जिसमें एक विशेष प्रोटीन जिसका नाम है ग्लूटेथियान पाई जाएगी। क्या है ग्लूटेथियान प्रोटीन?
ये 3 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक अम्ल और सिस्टीन। 3 अमीनो एसिड है, इसलिए इसको ट्राइपेप्टाइड कह रहे हैं। और 3 अमीनो एसिड से, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और सिस्टीन से बनी ग्लूटेथियन प्रोटीन और हाइड्रा उसी पदार्थ से पोषण प्राप्त करेगा जिसमें यह प्रोटीन होगी। हाइड्रा में जो 6 से 10 स्पर्शक होते हैं उनका निर्माण हाइपोस्टोम के समीपस्थ भाग से उत्पन्न होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रख लें। हाइड्रा के 6 से 10 स्पर्शक इसमें पाए जाते हैं, उनका निर्माण हाइपोस्टोम के या हाइपोस्टेम के समीपस्थ भाग से होता है। हाइपोस्टेम के समीपस्थ भाग से हाइड्रा में टेंटाकल्स या स्पर्शकों का निर्माण होता है। अगर हाइड्रा के किसी छोटे से भाग से या टुकड़े से नया हाइड्रा बनना है या हाइड्रा की पुनः उत्पत्ति होनी है तो एपिडर्मल, गैस्ट्रोडर्मल और साथ में अंतराली कोशिका भी होनी जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं अंतराली या इंटरस्टिशियल कोशिका जो दोनों ही परतों में पाई जाती है, टोटीपोटेंट होती है। ये कोशिका संपूर्ण जीव के निर्माण की क्षमता रखती है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास हाइड्रा का एक टूटा हुआ खंड है, क्या इससे नया हाइड्रा बन सकता है? बन सकता है, अगर इसमें एपिडर्मल, गैस्ट्रोडर्मिस और अंतराली कोशिका हो। स्पर्शकों का निर्माण कहां से होता है? हाइपोस्टेम के समीपस्थ भाग से उत्पन्न ग्लूटेथियन प्रोटीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक अम्ल और सिस्टीन 3 अमीनो एसिड से, इसलिए ट्राइपेप्टाइड। और हाइड्रा उसी पदार्थ से पोषण प्राप्त करेगा जिसमें ग्लूटेथियन प्रोटीन पाई जाती है। हाइड्रा में संचित भोजन गैस्ट्रोडर्म सेल्स में, हाइड्रा की 2 परत, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। एंडोडर्म को ही गैस्ट्रोडर्म के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फूड वैक्यूल पाई जाती है, भोजन का इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। और इसमें ही कुछ सेल होती है जिसमें भोजन का स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। हाइड्रा मंड या स्टार्च का पाचन नहीं कर सकता, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का कर सकता है। इसका भोजन डैफनिया और साइक्लोप्स है। और हाइड्रा सबसे सरलतम सिलेंट्रेटा प्राणी, प्रथम सिलेंट्रेटा, और कौन से जल में पाया जाता है? स्वच्छ जल में। दोस्तों, हाइड्रा के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए। हाइड्रा की एक प्रजाति है क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा। इसका रंग होता है हरा। वैसे तो आपको पता, क्लोरो शब्द आने का मतलब ही है हरे रंग का। यह हाइड्रा की एक प्रजाति है जिसमें हाइड्रा हरे रंग का होता है। कारण देखिए, इस प्रजाति में एक यूनिसेलुलर एल्गी उपस्थित होती है जिसका नाम है क्लोरेला वल्गेरिस। एक कोशिकीय शैवाल जिसका नाम है क्लोरेला वल्गेरिस, ये इस हाइड्रा की गैस्ट्रोडर्म के अंदर पाई जाती है और इसकी वजह से क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा प्रजाति की जो रंग है वो क्या हो जाएगा? हरा। तो हाइड्रा की प्रजाति क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा में यूनिसेलुलर एल्गी एक कोशिकीय शैवाल क्लोरेला वल्गेरिस सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती है। सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है 2 जीव साथ साथ रहे और दोनों को क्या हो? फायदा हो। ये एक कोशिकीय शैवाल क्लोरेला वल्गेरिस, ये हाइड्रा की गैस्ट्रोडर्म के अंदर पाई जाएगी। देखिए, क्लोरेला वल्गेरिस यूनिसेलुलर एल्गी हाइड्रा की गैस्ट्रोडर्म सेल्स में पाई जाती है। और अगर कोई शैवाल किसी जंतु के अंदर पाई जाए तो उसके लिए एक शब्द है जू क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल, जू का मतलब जंतु के अंदर। तो क्लोरेला वल्गेरिस, इसको जू क्लोरेला के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रा की प्रजाति क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती है।
हाइड्रा में स्पर्शक या टेंटिकल्स 6 से 10 होते हैं और इन स्पर्शक का निर्माण हाइपोस्टेम के समीपस्थ भाग से होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। जू क्लोरेला का एग्जाम्पल है क्लोरेला वल्गेरिस, यूनिसेलुलर एल्गी है जो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती है हाइड्रा के साथ और इसी कारण हाइड्रा की इस प्रजाति का रंग हरा होता है। एक और हाइड्रोजोआ का सदस्य है फाइसेलिया। इसमें किसी एक भाग से अधिक दबाव से पानी बाहर निकलता है और उसकी वजह से ये जीव आगे की तरफ गति करता है, रॉकेट की तरह, कि पीछे से ऐसे धुआं निकलता रहे और आगे की तरफ गति करता रहे। तो ये प्रेशर से एक भाग से पानी बाहर निकालेगा, उसे न्यूमेटोपोर कहते हैं। और इस न्यूमेटोपोर इसमें उपस्थित होता है, इसलिए जब ये चलता है ऐसा लगता है युद्धपोत जा रहा है, इसलिए इसको पुर्तगाली युद्धपोत भी कहते हैं, फाइसेलिया को। और ये किस क्लास का सदस्य है? हाइड्रोजोआ का। और किस फाइलम का सदस्य है? सीलेंट्रेटा का। फाइसेलिया में बहुरूपता पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। पहले तो बहुरूपता का मतलब समझो। फाइसेलिया के जो जीव है उनमें अलग अलग प्रकार होता है। जैसे एक फाइसेलिया आपको मिल गया जो भोजन पकड़ने का काम करेगा, एक फाइसेलिया मिल गया जो भोजन का अंतः ग्रहण करेगा, एक फाइसेलिया मिल गया जिसमें गोनेट्स पाई जाएंगे। प्रत्येक जीव में विभिन्नताएं पाई जाएंगी। तो बहुरूपता का कारण विभिन्न जीवक या जूओइड्स पाए जाते हैं। टेंटाकुलोजोइड्स भोजन पकड़ने का कार्य, गैस्ट्रोजोइड्स भोजन का अंतःग्रहण करने का कार्य, गोनोजोइड्स जनद या गोनेड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट होना। देखिए एक और चीज मैंने आपको बताई थी, सी एनीमोन या एडेम्सिया, इनमें द्विअरीय या बाइरेडियल सिमेट्री पाई जाती है और ये एंथोजोआ क्लास के सदस्य हैं। ये जो सी एनीमोन या एडम्सिया है, ये हर्मिट क्रेब जिसका नाम है यूपेगुरस या साधु केकड़ा, इसके साथ ये सी एनीमोन प्रोटोकॉपरेशन संबंध रखता है। प्रोटोकॉपरेशन, इसमें भी दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों को फायदा होता है, लेकिन ये संबंध जो है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो साधु केकड़ा और समुद्री या सी एनीमोन एक दूसरे के साथ कौन सा संबंध रखते हैं? प्रोटोकॉपरेशन। और ये सी एनीमोन या एडम्सिया किस में आता है? एंथोजोआ क्लास में, सिलेंट्रेटा फाइलम की एंथोजोआ क्लास में, और इनमें बाइरेडियल सिमेट्री होती है। फाइसेलिया में बहुरूपता पाई जाती है, इसे पुर्तगाली युद्धपोत, जहां से पानी प्रेशर से बाहर निकलता है उसे न्यूमेटोफोर कहते हैं। स्पर्शक 6 से 10 हाइपोस्टेम के समीपस्थ भाग से बनते हैं और हाइड्रा की एक प्रजाति और क्लोरेला वल्गेरिस के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है। इसी कारण हाइड्रा की इस प्रजाति क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा का रंग हरा होता है और यह क्लोरेला किसी जंतु के अंदर पाई गई है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? जू क्लोरेला। दोस्तों, प्रोटोकॉपरेशन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ही एक टाइप है, जिसमें एक एग्जाम्पल है समुद्री एनीमोन, सी एनीमोन, या इसको एडेम्सिया भी कहते हैं। ये क्लास एंथोजोआ में आता है और फाइलम सिलेंट्रेटा। ये प्रोटोकॉपरेशन में किसके साथ रहता है? हर्मिट क्रेब या साधु केकड़ा, जिसको यूपेगुरस भी कहते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास क्रस्टेशिया का सदस्य है यूपेगुरस या साधु केकड़ा। ये दोनों के बीच जो रिलेशन है इसको कहते हैं प्रोटोकॉपरेशन। ये एक प्रकार का टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को फायदा होता है, लेकिन ये रिलेशन फैकल्टेटिव होता है, विकल्पी होता है। ये चाहें तो अलग अलग भी रह सकते हैं। तो प्रोटोकॉपरेशन का एग्जाम्पल है समुद्री एनीमोन और हर्मिट क्रेब। समुद्री एनीमोन को एडेम्सिया भी कहते हैं, इसको यूपेगुरस।
ये सिलेंट्रेटा की क्लास एंथोजोआ का सदस्य हैं, ये आर्थ्रोपोडा की क्लास क्रस्टेशिया का सदस्य हैं। और प्रोटोकॉपरेशन एक टाइप है किसका? सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। दोस्तों, सिलेंट्रेटा को पॉलिप और मेडुसा के आधार पर 3 क्लास में बांटा गया, हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ और एंथोजोआ। इस एंथोजोआ क्लास में कोरल्स आते हैं जिनको प्रवाल भित्तियां कहते हैं। ये निवाई होती है, कॉलोनी में रहती है, एक जगह स्थानबद्ध होते हैं और समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। वैसे आपको ये अच्छे से आइडिया है कि हाइड्रोजोआ के जीव ही स्वच्छ जलीय और समुद्री जलीय में पाए जाते हैं, बाकी स्काइपोजोआ और एंथोजोआ दोनों के जीव समुद्री जलीय में ही होते हैं। हाइड्रोजोआ में भी स्पेशली हाइड्रा स्वच्छ जल में पाया जाता है, तो एंथोजोआ की जो कोरल्स है वो समुद्री जल में ही पाई जाएंगी। बस ये कॉलोनी में होती है इसलिए निवाई और एक जगह फिक्स होती है। इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कोरल रीफ्स का कंकाल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये कंकाल आपस में जुड़कर छोटे और बड़े टापू बनाते हैं और इन टापुओं को कोरल रीफ्स कहते हैं। कोरल रीफ्स किसे कहते हैं? फाइलम सिलेंट्रेटा की क्लास एंथोजोआ में कुछ ऐसे जीव आते हैं जिनका बाह्य कंकाल या स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल वाले जीव आपस में कॉलोनी बना के रहते हैं और एक जगह फिक्स हो जाते हैं, और कहाँ? समुद्री जल में, जिससे छोटे और बड़े टापू बनते हैं। इनको कोरल रीफ्स कहते हैं। और इन कोरल्स में जो एग्जाम्पल है वो सीधे पूछे जाते हैं, आपको याद रखना पड़े। रेड कोरल, कोरेलियम, रेड कोरल, लाल मूंगा। रेड कोरल के नाम से किसको जाना जाएगा? कोरेलियम। फंजिया, मशरूम कोरल। फंजिया क्लास एंथोजोआ का सदस्य है। एस्ट्रिया, स्टार कोरल। ट्यूबिफोरा, ऑर्गन पाइप कोरल। मैड्रीपोरा, स्टेग हॉर्न कोरल। हेलियोपोरा, ब्लू कोरल। मिएंड्रीना, ब्रेन कोरल। रेड कोरल, कोरेलियम। मशरूम कोरल, फंजिया। स्टार कोरल, एस्ट्रिया। ऑर्गन पाइप कोरल, ट्यूबिफोरा। स्टेग हॉर्न कोरल, मैड्रीपोरा। ब्लू कोरल, हेलियोपोरा। और ब्रेन कोरल, मिएंड्रीना। और ये जो कोरल रीफ होती है इनको प्रवाल भित्तियां भी कहते हैं, और ये क्लास एंथोजोआ का सदस्य हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेग हॉर्न कोरल, मैड्रीपोरा। ब्रेन कोरल, मिएंड्रीना। ब्लू कोरल, हेलियोपोरा। रेड कोरल, कोरेलियम। और ये कौन सी क्लास के सदस्य है? एंथोजोआ के। कोरल रीफ्स के एग्जाम्पल है, देखिए। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये। इसकी लंबाई 1200 मील या 2200 मीटर है। अटोल, इसके चारों ओर और मध्य में समुद्री जल होता है और बीच में ये प्रवाल भित्तियां होगी, और इनके मध्य में जो समुद्री जल है उसे लगून कहा जाता है। प्रशांत महासागर में अटोल ऑफ टारवा, अटोल ऑफ बिकनी, अटोल कोरल रीफ का एग्जाम्पल है। एक और है फ्रीजिंग रीफ, जिसमें 3 तरफ समुद्री जल और एक तरफ स्थल होता है। 3 प्रकार की कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्तियों के एग्जाम्पल है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अटोल। प्रशांत महासागर के इसके 2 एग्जाम्पल हैं, अटोल ऑफ टारवा, अटोल ऑफ बिकनी। इसमें बीच में भी समुद्री जल और चारों तरफ भी समुद्री जल। बीच वाला जो समुद्री जल है उसे लगून कहते हैं। लगून किससे संबंधित है? अटोल से। और सबसे छोटी कोरल रीफ जो है फ्रीजिंग रीफ, जिसमें 3 तरफ से समुद्री जल और एक तरफ स्थल होगा।
कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्तियाँ, इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये कॉलोनी में होती है, निवय में ग्रुप में होती है, क्लास एंथोजोआ का सदस्य हैं। फाइलम कौन सा है? सीलेंट्रेटा। और हाइड्रा के बारे में एक बार फिर ध्यान से देखिए, स्वच्छ जलीय जीव है। ये उसी पदार्थ से भोजन करता है जिसमें ग्लूटेथियान प्रोटीन पाई जाती है। हाइड्रा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कर सकता है, लेकिन मंड का पाचन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये था सिलेंट्रेटा फाइलम। कैसा भी एग्जाम हो, अगर फाइलम सिलेंट्रेटा से कोई क्वेश्चन आया, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को अच्छे से देखो, इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, और क्लासिफिकेशन को अगर अच्छे से याद रखना है तो ध्यान रखिए, एक पर्टिकुलर नोट्स को ही आपको हर बार पढ़ना पड़ेगा। हर बार अगर आप अलग अलग क्लासिफिकेशन के नोट्स बनाओगे तो आप पढ़ तो पाओगे, समझ भी पाओगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए क्लासिफिकेशन से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सही करना है, तो पर्टिकुलर एक प्रकार के नोट्स बनाएं और उन्हीं को बार बार रिवाइज करें। आराम से क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन सही होंगे। अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखो। थैंक यू, धन्यवाद।